तो कल अपन ने पोर्टल सिस्टम देख लिया था। उसके बाद में मैंने आपको कुछ क्लोटिंग फैक्टर याद करवा दिए थे आपको ना। पहला कौन सा वाला बताया था आपको? फाइब्रिनोजन। दूसरा वाला प्रोथ्रोम्बिन। क्या बताया था? तीसरा वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा वाला कैल्शियम। पांचवा वाला प्रो लेवल ने दूसरा नाम बताओ। प्रो एथलरीन। छठवा होता नहीं है। सातवां प्रो कन्वर्टिन। दूसरा नाम क्या है? स्टेबल फैक्टर। आठवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है ना, उसी का दूसरा नाम क्या होता है? ए वाला ना, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नवे का नाम क्रिसमस फैक्टर। दूसरा नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। 10वें का नाम स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11th का नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। और फिर 12वें का नाम हेगमैन, या जिसका नाम क्या था? ग्लास फैक्टर, पता था ना। और 13वें का नाम एफ जी सॉरी एफ एस एफ। समझ में आ गई क्या? ये अपन ने पढ़ लिए थे कल। तो अपन क्लोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे ना, मैकेनिज्म, तभी अपने काम में आएंगे ना। तब तक याद रखने हैं आपको। आज अपन पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं आज। नाम सुना हुआ है सबका? बताओ क्या जानते हो हीमोग्लोबिन के बारे में आप? क्या जानते हैं? कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलता है ये? क्या है ये? प्रोटीन है क्या चीज है हीमोग्लोबिन? पढ़ रखा नाम है, बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है। अब आपको कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो फिर क्या बताओगे? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। और क्या होता है? CO2 के साथ में बाइंड नहीं करती है ये? करती है ना। फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कैसी हुई? CO2 वाली नहीं हुई? किसके साथ में? CO2 के साथ में ज्यादा करती है बाइंड। और उससे भी ज्यादा किससे करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। समझ में ना। एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। उससे कम CO2 के लिए। उससे कम ऑक्सीजन के लिए। समझ में आ गई क्या बात? तो फिर ऑक्सीजन के साथ में क्यों बाइंड करती है ये? आप ऐसे पढ़ते हो कि ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है ना। पार्शियल प्रेशर भी डिपेंड करता है काम से। किस पे करेगा डिपेंड? पार्शियल प्रेशर पे। तो वो तो अपन रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे, है ना। अपन एल्यूलाई पढ़ेंगे ना, गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, तो वहां पर बताएंगे पार्शियल प्रेशर किसका कितना होता है ना, वहां पे बताएंगे आपको। और थोड़ा बहुत आपको मैंने बता भी दिया था, पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था ना। हीमोग्लोबिन के अंदर और क्या देखने को मिलता है आपको? पिगमेंट भी है क्या? ये पिगमेंट ही है। क्या है ये? पिगमेंट। इसमें पिगमेंट पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है। दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर। कैसा होता है ये? पिगमेंटेड पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों आपको देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। आपके अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन पाई जाती है बताओ? कौन सा टाइप आ जाएगा हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन बताओ, मल्टीमेरिक होती है या फिर मोनोमेरिक होती है? मल्टीमेरिक होती है ना। कितने सब यूनिट से मिलकर बनी होती है? 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब हीमोग्लोबिन की चेन है ना,
इसमें 2 तो अल्फा और 2 बीटा। जो अल्फा चेन होती है वो 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कितने से? 141। जबकि आपकी बीटा चेन होती है वो 146 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कितनी? 146। 141 और 146, 141 और 146। समझ में आ गई क्या बात? इसके साथ साथ में क्या करती है ये किसको ओबे करेगी? हिल इक्वेशन को। किसको? हिल इक्वेशन को ओबे करती है। अब हिल इक्वेशन क्या होती है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो आप माइकलिस मेंशन इक्वेशन पढ़ोगे ना, MME, माइकलिस मेंशन इक्वेशन, वहां पे आपको बताई जाएगी क्या? हिल इक्वेशन, है ना? तो वहां पर अच्छे से बताई जाएगी आपको। और क्या करती है ये? कैरियर होती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ये किसका काम करेगी? ये कैरियर का काम करती है। और आपने एक और नाम सुना होगा, मायोग्लोबिन। वो किसके लिए काम करती है? वो स्टोरेज का काम करती है। किसका? स्टोरेज। तो मायोग्लोबिन तो स्टोरेज का काम करती है और हीमोग्लोबिन कैरियर का, या ऐसे बोल देंगे ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाती है? ये ट्रांसपोर्ट करवाती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में क्या कर सकती है? बाइंड करती है। समझ में आ गई क्या? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगी, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, तब तो उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करती है, तब उसको क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और यदि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बाइंड करती है तो तब उसको क्या बोलते हैं? बताओ। कार्बोक्सीमोग्लोबिन बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? कार्बोक्सीमोग्लोबिन। बात समझ आ गई क्या? लेकिन जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, तो हीमोग्लोबिन की जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में एफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, वो पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? पॉइजनस। टॉक्सिन है नहीं, पॉइजनस गैस है। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 से 250, या मैं से बोलता हूँ 250 से 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। समझ में ना? कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। समझ में आ गया? या फिर मैं ऐसे बोलूं कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। कितना टाइम ज्यादा होती है? लगभग 250 से 300 टाइम क्या होती है? ग्रेटर एफिनिटी होती है। समझ में आ गई क्या बात? तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। उससे कम किसके लिए है? CO2 के लिए। और उससे कम किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। समझ में आ गया? जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है एक तो, और एक आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, वो कोऑपरेटिव मैनर में होती है। कैसे होती है? कोऑपरेटिव मैनर में। समझ में आ गई क्या? कोऑपरेटिव मैनर का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर पहले जुड़ेगा, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं? बताओ। 4। तो आपको हीमोग्लोबिन, पहले तो ऐसे समझो कि हीमोग्लोबिन आपको 2 फॉर्म में मिलती है। कितनी फॉर्म में मिलती है? 2 फॉर्म में। एक तो रिलैक्स स्टेट के अंदर और एक टेंस स्टेट के अंदर। TENSE, टेंस। एक तो रिलैक्स स्टेट और एक कौन सी है? टेंस। तो रिलैक्स को बोलते हैं R स्टेट और टेंस को क्या बोलते हैं? T स्टेट। तो हीमोग्लोबिन आपकी 2 फॉर्म में मिलेगी, एक तो T स्टेट में और एक R स्टेट में। जो R स्टेट होती है उसकी हाई एफिनिटी होती है। क्या होती है? हाई एफिनिटी। जबकि जो T स्टेट होती है ना, टेंस वाली, उसकी लोअर एफिनिटी होती है। क्या होती है? लोअर एफिनिटी। बात समझ में आ रही ना? हीमोग्लोबिन कितनी फॉर्म में? 2 स्टेट में मिलेगी आपको, एक तो टेंस स्टेट में और एक रिलैक्स स्टेट में। T और R। जो आपकी R फॉर्म होती है वो हाई एफिनिटी रखती है, और जो आपकी T फॉर्म होती है वो लो एफिनिटी रखती है। तो आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन क्या कर बाइंड करेंगे मॉलिक्यूल? 4।
तो स्टार्टिंग वाला जो मोलिक्यूल आकर बाइंड करेगा ना, स्टार्टिंग वाला मोलिक्यूल आकर हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा जब कौन सी स्टेज से, आर स्टेट से। क्यों? क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है ना। तो फिर क्या करेगा, जैसे आकर बाइंड करता है तो उसको बाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला मोलिक्यूल है ना, तो स्टार्टिंग में आके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। उसके बाद में दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला आएगा, उनको बाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, कुछ कन्फर्मेशनल चेंज किया होगा। समझ में आ गई क्या बात? तो जिससे दूसरे वाले की, तीसरे वाले की और चौथे वाले जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, अच्छी तरीके से हो जाती है ना, इजीली हो जाती है, कोऑपरेटिव मैनर में हो जाती है। समझ में आ गई क्या बात आपको? और क्या जानते हो, ये बफर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है ये? बफर। हीमोग्लोबिन किसकी तरह काम करता है? बफर की तरह काम करता है। इसके अंदर कौन सी रिंग मिलेगी आपको बताओ? पोरफायरिन रिंग। कौन सी मिलेगी? पोरफायरिन रिंग मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? पोरफायरिन रिंग। इतनी बात समझ में आ गई क्या हीमोग्लोबिन के बारे में? जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी जो सब यूनिट होती है ना, अल्फा 2 बीटा 2 ऐसे बता रहे हो आप, वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं एम्ब्रियो की, मैं बात करूं फिटस की, और मैं बात करूं किसकी, एडल्ट की। समझ में आ गई क्या? तो एडल्ट के अंदर आपको अल्फा 2 और बीटा 2 देखने को मिलती है। जो मोस्ट कॉमन क्या होती हैं, सब यूनिट होती है अल्फा 2 और बीटा 2। किसके अंदर बता रहा हूं मैं? एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर अल्फा 2 और बीटा 2 लगभग 97% या 98% लोगों में यही आपको देखने को मिलती है। ये मेजर फॉर्म होती है। समझ में आ गई क्या? इसलिए इसको बोलते हैं HbA, हीमोग्लोबिन ए। क्या बोलते हैं? HbA। 97 to 98% लोगों में यही फॉर्म आपको देखने को मिलती है एडल्ट के अंदर। कौन सी वाली? अल्फा 2 और बीटा 2। इसका मतलब और भी मिल सकती है, 2 या 3% और भी मिल सकती है ना। वो कौन सी मिलेगी? अल्फा 2 डेल्टा 2। कौन सी मिलती है? अल्फा 2 और डेल्टा 2। तो एडल्ट के अंदर बताओ कौन सी फॉर्म मिलती है? अल्फा 2 बीटा 2 98% लोगों में, और अल्फा 2 डेल्टा 2 2% लोगों में। तो अल्फा 2 बीटा 2 को तो क्या नाम दे दिया अपन ने? HbA। तो H, और दूसरे वाले कौन सी है? अल्फा 2 और बीटा नहीं, डेल्टा 2। वो कितने परसेंट लोगों में पाई जाती है? 2 से 3% लोगों में पाई जाती है। उसका नाम हो जाएगा HbB, हीमोग्लोबिन बी। समझ में आ गया? तो मेजर फॉर्म कौन सी है? अल्फा 2 बीटा 2। और माइनर फॉर्म कौन सी है आपकी? अल्फा 2 डेल्टा 2। किसकी बात चल रही है? एडल्ट की बात चल रही। अब बात करते हैं फिटस की। तो आपसे ऐसे कोई पूछ ले, बताओ एडल्ट के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन आपकी कहाँ पे मिलेगी? आरबीसी में। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है एडल्ट के अंदर? बोन मैरो में। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। तो साइट क्या होती है बताओ आरबीसी की? आरबीसी का जो मैच्योरेशन, जो मैं बोल सकता हूँ कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा एडल्ट के अंदर? बोन मैरो के अंदर होगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी? फिटस की। फिटस के अंदर कौन सी सब यूनिट मिलती है बताओ? अल्फा 2 गामा 2। कौन सी मिलती है? अल्फा 2 गामा 2। किसके अंदर बता रहा हूं मैं? फिटस के अंदर। कौन कौन सी बताइए? अल्फा 2 और गामा 2। वहां पर जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है? एम्ब्रियो के अंदर, सॉरी फिटस के अंदर, लीवर में और स्प्लीन के अंदर। कहां पे? स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर मिलती है। कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको? अल्फा 2 और गामा 2। किसके अंदर? फिटस के अंदर। अब बात करता हूं मैं एम्ब्रियो की। समझ आ गई क्या? तो एम्ब्रियो के अंदर कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको? जीटा 2 एप्सिलॉन 2। कौन सी मिलेगी? जीटा 2 और एप्सिलॉन 2। समझ में आ गई क्या बात? जीटा 2 और एप्सिलॉन 2 मिलेगी। किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। और आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो कहां पे होगा? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर होता है योग शेक। क्या होता है? योग शेक। क्या होगा? योग शेक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन की समझ में आ गई? जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है बताओ? सिग्मोइडल, एस शेप का बनेगा। कैसे बनेगा? एस शेप्ड का। तो सिग्मोइडल कर्व बनता है। कैसे बनेगा? सिग्मोइडल कर्व। आपने नाम सुना होगा सैचुरेशन, है ना? तो 50% सैचुरेशन आपने नाम सुना होगा, P50।
और क्या बताओगे हीमोग्लोबिन के बारे में, और क्या जानते हो आप? इतनी बातें हैं बस, इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है। जो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेम सेल के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। मतलब स्टेम सेल का नंबर क्या होता है एज के कंपैरिजन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो स्टेम सेल है वो क्या, कम होती जाती है। तो फिर आपने तो ऐसा नाम सुना है कि स्टेम सेल का जो नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है फिर? स्टेम सेल जब डिवाइड होगी तो स्टेम सेल की पहले प्रॉपर्टी सुनो। स्टेम सेल की कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो। एक तो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करोगे आप, स्टेम की ये वाली स्टेम सेल है, ये वाली नॉर्मल सेल है, कैसे डिफाइन करोगे आप? आपको कोई बोलते बताओ ये इसमें स्टेम सेल कौन सी है, इसमें नॉर्मल सेल कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? कौन सी प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल को क्या करती है, सेपरेट करती है स्टेम सेल से? बताओ स्टेम सेल के अंदर क्या है ऐसा। देखो तो स्टेम सेल की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसी होती है, अनडिफरेंशिएट सेल होती है। कैसी होती है? अनडिफरेंशिएट सेल। समझ में आ गई क्या बात? अनडिफरेंशिएट सेल होती है। और दूसरी क्या होती है, उसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होती है। क्या होती है? सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। दो प्रॉपर्टी होती है किसकी, स्टेम सेल की। जो ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल करती है जो वाली सेल, वो कौन सी सेल है आपकी, स्टेम सेल है। कौन सी बताई मैंने, अनडिफरेंशिएट सेल होने चाहिए और जिनके अंदर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी के द्वारा क्या करती है, वो अपने नंबर को मेंटेन करती है। समझ में आ गई क्या बात, कांस्टेंट रखती है। और अनडिफरेंशिएट मतलब क्या होती है, बार बार क्या करेगी, डिवाइड करेगी। समझ में आ गई क्या? एक होती है डिफरेंशिएट सेल। डिफरेंशिएट सेल क्या होती है, जो लास्ट स्टेज होती है ना डिवीजन की, उसके बाद में सेल डिवाइड नहीं होती, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएट। और इन दोनों के बीच में बहुत सारी और भी क्या आती है स्टेज है, जैसे आपने नाम सुना होगा अनडिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, ऐसे नाम सुना ना आपने। वो चीजें कहाँ पे पढ़ेंगे अपन, रीजनरेशन के अंदर। कहाँ पे, टॉपिक कहाँ का है ये, डेवलपमेंट बायोलॉजी। कहाँ का है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। समझ में आ गई क्या? और क्या याद रखोगे इसके बारे में, जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्टेम सेल का नंबर कम हो जाता है। रीजन क्या है, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। क्या नाम बताया मैंने, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस होता है। मतलब सेल जिंदा तो रहेगी उसके अंदर, लेकिन क्या नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ गई क्या? सेल क्या रहेगी, सर्वाइव तो करेगी लेकिन डिवाइड नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेम सेल का नंबर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ में आ गई क्या बात? सर्वाइव करेगी लेकिन डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ गई क्या? जैसे रेप्लिकेशन हुआ और रेप्लिकेशन होने के बाद में सपोज करो को डैमेज आ गया, क्या आ गया, डैमेज। अब उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा, उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? बात समझ में आ गई? और क्या याद रखना है आपको, आरबीसी का प्रोडक्शन कितने सालों तक होता है अपने अंदर, लाइफ टाइम होता है ना, लाइफ टाइम होता है। कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, कहाँ पे होता है बताओ, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। और जैसे अपन इस प्रकार से ग्राफ बनाए, इधर तो मैं लिख दूं HSC, क्या लिख दूं, HSC, और इधर मैं लिख दूं एज या आरबीसी का प्रोडक्शन, या इधर लिख दूं सेलुलरिटी, एक ही बात है। तो क्या होगा बताओ, ऐसे सपोज करो, ऐसे एज लिख दूं मैं 20 साल, 40 ईयर, 60 ईयर, 80 ईयर, ऐसे 100 ईयर, ये जो इस प्रकार से। तो इसमें ऐसे प्रकार से ग्राफ मिलता है कि जो आपका HSC का प्रोडक्शन है, जो आपने नाम सुना है क्या, जो लॉन्ग बोन होती है ना आपकी, लॉन्ग बोन्स। आपने बोला कि आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो में होता है, तो बोन मेरो कहाँ पे पाई जाती है फिर? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आपने बताया कहाँ पे होता है, बोन मेरो के अंदर होता है।
मैं बोल रहा हूँ बोन मेरो कहाँ पे होती है? तो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना आपकी, बोन्स के अंदर होती है। क्या होती है? बोन्स के अंदर होती है। अब कौन सी बोन्स के अंदर होती है? लॉन्ग बोन्स का कौन सी? जैसे तो देखो 20 साल तक तो आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है आपका? टीबिया। कौन करता है? टीबिया। कौन करेगा? सुना है ना टीबिया फिबुला नाम आपने? फीमर भी सुना है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, सुना ना नाम आपने? तो ये टीबिया है, लगभग कितने साल तक करती है? 20 ईयर तक क्या करती है? आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, 20 साल तक। लॉन्ग बोन है ये भी, है कि नहीं है? लगभग इतना ही, थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा। कौन करता है आपका? फीमर। कौन करता है? फीमर। 25 साल तक मान लो आप। ये दोनों ही लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन ने कितना साथ दिया आपका? लगभग 20 to 25 ईयर तक। अब कौन करेगा आगे वाला काम? अब आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करेगा बताओ आगे? अभी तो आपकी उम्र बहुत बच रही है, फिर कौन करेगा? फिर जिम्मे कौन ले रहा है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है बताओ? आपके हिसाब से कौन लेना चाहिए? बताओ। ये बड़ी वाली बोन तो यहीं पे फेल हो गई 25 साल से आते आते ही। अब कौन लेगा? अब आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करेगा? तो थोड़ा सा जिम्मेदारी कौन लेता है फिर आगे? कैसे कौन लेता है बताओ? रिप्स लेती है। कौन लेती है? कौन लेती हैं? रिप्स। उससे फिर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी कौन लेती है? स्टर्नम। कौन लेता है आपका? स्टर्नम। और फिर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कौन लेता है आपकी? वर्टिब्री। कौन लेती है? वर्टिब्री। कौन लेती है? तो ऐसा ग्राफ याद रखना है आपको। सबसे पहले टीबिया, उसके बाद में फीमर, उसके बाद में रिब्स, उसके बाद में स्टर्नम, उसके बाद में वर्टिब्री। तो देखो वर्टिब्री आपको लाइफ टाइम तक काम कर रही है ना, किसके लिए? आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। बात समझ आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ आ गई? हीमोग्लोबिन के बारे में कितनी बातें याद हो गई आपको? आपने नाम सुना है क्या एक, जो हीमोग्लोबिन होती है वो नॉर्मली Fe+2 के साथ में क्या करती है? बाइंड करती है फेरस स्टेट के साथ में। किसके साथ में? फेरस स्टेट के साथ में। हीमोग्लोबिन किसके साथ में बाइंड करती है बताओ? Fe+2 के साथ में नॉर्मल बाइंड करती है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड कर रही है? सॉरी, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रही है? ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रही है। और क्या बना रही है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नाम नहीं लिया है मैंने, क्या नाम लिया है? ऑक्सीजनेशन। समझ में आ गई क्या? तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होना क्या कहलाता है बताओ? ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नहीं। तो फिर आप इनमें डिफरेंस क्रिएट करो, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजनेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ, ऑक्सीडेशन में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई क्या बात? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। समझ में आ गई क्या बात? और वैलेंसी चेंज होती है। क्या होती है? वैलेंसी चेंज होती है किसके अंदर? ऑक्सीडेशन के अंदर। लेकिन ऑक्सीजनेशन के अंदर कभी भी वैलेंसी चेंज नहीं होगी। यदि आपका हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन आकर बाइंड कर रहा है ना, जैसे मैंने बोल दिया Fe+2 की फॉर्म में आकर बाइंड करता है, तो कौन सी फॉर्म में रहेगा वो? Fe+2 की फॉर्म में रहेगा, ना कि कन्वर्ट होकर Fe+3 वाली फॉर्म में नहीं जाएगा। Fe+3 मतलब फेरिक वाली फॉर्म होती है ना, तो फेरिक वाली फॉर्म में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीजनेशन। कौन सी वाली? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का अंदर मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई भी वैलेंसी चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा बताओ? अब Fe2+ Fe3+ में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वैलेंसी चेंज हो जाएगी ना। Fe+2 किस में चेंज हो जाएगा? Fe+3 के अंदर चेंज हो जाएगा। और Fe+3 के अंदर चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं अपने मेट हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मेट हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? और मेट हीमोग्लोबिन में क्या होता है बताओ?
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? कम। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है बताओ? साइनोसिस। क्या हो जाता है? साइनोसिस। आपकी जो बॉडी है वो कैसे दिखने लग जाएगी आपको? ब्लू कलर की। कैसे दिखने लग जाती है? ब्लू कलर की। उसको क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। या चॉकलेट कलर कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? चॉकलेटी कलर की। समझ में आ गई क्या बात? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में सबसे ज्यादा ग्रेटर एफिनिटी किसकी होती है बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कितनी बताई थी? 250 से 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी होती है। अब ये मैंने जो बताया हायर एफिनिटी होती है, और ये वाली प्रोसेस कैसी होती है? इरिवर्सिबल। कैसे होती है? इरिवर्सिबल। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ता है ना, तब तो वो प्रोसेस तो कैसी होती है? रिवर्सिबल। वो एसोसिएट भी हो सकते हैं और डिसोसिएट भी हो सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में यदि बाइंडिंग हो गई है हीमोग्लोबिन की, तो वो कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होता है बताओ? उसमें जो आपका ब्लड होता है ना वो कैसा हो जाता है? चेरी। चेरी रेड। कैसा हो जाता है? चेरी रेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और यहाँ से फिर क्या नहीं होगा? डिसोसिएशन भी नहीं होता है। एक बार जुड़ गया ना हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो डिसोसिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 के साथ में जुड़ता है, तब वो प्रोसेस कौन सी मानी जाएगी आपकी? रिवर्सिबल। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? समझ में आ गई? अब करते हैं हीमोग्लोबिन को स्टार्ट। पहली बात क्या लिखोगे बताओ हीमोग्लोबिन के बारे में कि क्या होता है ये? ऑक्सीजन का क्या होता है? कैरियर होता है। क्या होता है? कैरियर। यानी कि क्या करता है ये? ट्रांसपोर्ट करता है O2 एंड CO2। O2 और CO2 क्या करेगा ये? ट्रांसपोर्ट करता है। किसकी तरह काम करता है ये? बफर की तरह। किसकी तरह काम करता है? बफर। और क्या लिखोगे? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन कोऑपरेटिव मैनर के अंदर। और क्या लिखोगे? जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के जो अंदर जो हीम है वो क्या है बताओ? ये पिगमेंटेड पार्ट है। क्या है ये? पिगमेंटेड पार्ट। समझ में आ रही क्या बात आपको? ये पिगमेंटेड पार्ट है। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार से प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो टाइटली बाउंड होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? टाइटली बाउंड विथ, अभी कौन सी रिंग बताई थी आपको बताओ? पोरफायरिन रिंग। और कौन सी फॉर्म में? Fe2+ की फॉर्म में, है ना? Fe+2 की फॉर्म में जुड़ते हैं। कौन सी स्टेट Fe+2 को क्या बोलते हैं बताओ? फेरस स्टेट। क्या बोलते हैं? फेरस स्टेट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? अब और क्या बात लिखोगे इसके बारे में? हीम पोर्शन की बात करें ना अपन। हीमो का मतलब ही क्या होता है? हीम। क्या होता है? हीम। तो हीम की बात चल रही है। हीम पोर्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ना ये। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
क्या बोला, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक तो हीम है, हीम क्या है बताओ, ये पिगमेंटेड पार्ट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये, प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या होता है, जो क्या हो प्रोटीन के साथ में टाइटली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है ना। तो किसके साथ में एसोसिएटेड है ये, पोरफायरिन के साथ में। और क्या जुड़ा हुआ है आपके, Fe+2। कौन सी स्टेज है ये, फेरस स्टेट होती है। और जो आपका हीम पोर्शन होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन से फॉर्म के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अभी तो बताया था हीमोग्लोबिन यदि ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। दूसरा वाला कौन सा पोर्शन है बताओ, ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है बताओ, ये प्रोटीन पार्ट है, क्या है ये, प्रोटीन पार्ट है। इस प्रोटीन पार्ट के अंदर जो आपकी ग्लोबिन है उसमें दो तो कौन सी सब यूनिट है, अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। बताओ अल्फा चेन कितने अमीनो एसिड की मिलकर बनी है, 141 अमीनो एसिड, बताया था ना अभी आपको। और बीटा वाली 146 अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है। तो दो चेन है ये भी कितनी चेन है, दो चेन है, ये तो बताया था। अब देखो हीम पोर्शन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन के लिए। ग्लोबिन पोर्शन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, CO2 के लिए। किसके लिए होता है, CO2 के लिए। कौन सी फॉर्म के अंदर, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में, ऑक्सीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। समझ आ गई क्या, ये बात लिख दूं मैं इधर, ग्लोबिन पोर्शन इज responsible for CO2 transport in form of carb amino hemoglobin। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एफिनिटी का ऑर्डर बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का है, उससे कम CO2 का, उससे कम ऑक्सीजन का। ये आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे किसकी, चेन की, है ना। तो सबसे पहले सपोज करो ये जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनता है आपका एम्ब्रियो, फिर क्या बनेगा फीटस, और फिर क्या बनेगा एडल्ट। ये तो बनेगा। अब सब यूनिट बताओ मेरे को, एडल्ट के अंदर बताओ दो फॉर्म मिलेंगे आपको, अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 और डेल्टा 2। अल्फा 2 बीटा 2 लगभग 97 या 98% लोगों के अंदर मिलती है, और ये 2 से 3% लोगों में मिलती है। ये कौन सी फॉर्म बताओ, ये मेजर फॉर्म है, और ये माइनर फॉर्म है। किसका क्या नाम बताया था मैंने, HbA, और इसको क्या नाम दिया है HbB। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। और साइट बताओ, साइट आरबीसी प्रोडक्शन की साइट क्या है, बोन मेरो। क्या है, बोन मेरो, ये बोन मेरो में साइट है। फिटस की बात करें तो फिटस में पहले तो साइट बताओ, साइट बताओ, साइट लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है पता है क्या आपको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं इसको ना, और फॉर्मेशन भी यहीं पे हो रही है, ठीक है। कौन सी है इसके पास में सब यूनिट, अल्फा 2 और गामा 2। कौन सी है, अल्फा 2 गामा 2। इसको क्या नाम दे बताओ, इसको हीमोग्लोबिन किसकी है ये,
फिर एच की, तो क्या लिख देते हैं, बात समझ में आ गई। एम्ब्रियो में चलते हैं। एम्ब्रियो में क्या बताया मैंने, कौन सी फॉर्म है, पहले तो लोकेशन बताओ, साइट, योग सैक, किसमें, योग सैक में, मैं योग की बात कर लेता हूँ, योग में होता है। सबनेट बताओ, जीटा 2 और एप्सिलॉन 2, जीटा लिख लेना इसको ना, जीटा, जीटा 2 और एप्सिलॉन 2। इसका नाम होता है एच बी गोवर, साइंटिस्ट का नाम है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, एच बी गोवर, या इसको क्या बोल देते हैं, एच बी ई। किसकी है ये, एम्ब्रियो की। बात समझ में आ गई क्या, क्या आपको समझ में आ गई। तो एडल्ट के अंदर अल्फा 2 बीटा 2 और अल्फा 2 डेल्टा 2। साइट कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। फिटस के अंदर साइट कहाँ है, लीवर और स्प्लीन के अंदर। सबयूनिट कौन सी है, अल्फा 2 और गामा 2। एम्ब्रियो के अंदर साइट कहाँ है, योग, सबयूनिट का नाम क्या है, जीटा 2 और एप्सिलॉन 2, है ना, एप्सिलॉन। अब आपको कोई पूछ ले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि बताओ ज्यादा एफिनिटी किसकी होगी, एडल्ट की होगी या फिर फिटस की होगी। जब अपन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं ना, उसमें एक तो होता है हाई एफिनिटी का कर्व, मैंने बताया भी था शायद आपको, लेफ्ट साइड में कब जाता है, राइट साइड में कम जाता है, थोड़ा बहुत बता रखा है ना मैंने, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो चलो इसको रहने दो, अभी ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जायगोट, एम्ब्रियो, फिटस और एडल्ट। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसकी बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ऐसे लिखना कि हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी, कितना, लगभग टाइम, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर, किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। कितना टाइम, 250 से 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी रखती है। और ये वाली जब हो जाती है तो ये वाली रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका नाम क्या बताया था मैंने, बताओ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बताया था ना मैंने आपको। और इसमें आपका कलर कैसा हो जाएगा, रेड चेरी, कैसा हो जाएगा, रेड चेरी। ब्लू वाला तो मैंने आपको Fe+3 वाले में बताया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डिसोसिएशन। चलो इसको तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, किसकी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन यदि ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है तो ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। ये वाली प्रोसेस कैसी होती है बताओ, ऑक्सीजनेशन की, कैसी होती है ये, ऑक्सीजनेशन क्या होता है बताओ, नो वैलेंसी चेंज, इसमें वैलेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में होती है बताओ, ये Fe+2 की फॉर्म में है, ये कौन सी फॉर्म में है, लेकिन किस में चेंज हो जाए ये, इसका यदि क्या हो जाए, इसका यदि क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो फिर अब क्या होगा बताओ, कौन सी फॉर्म में आएगी, Fe+3 की फॉर्म में आएगी। तो अब क्या होगा बताओ, इसको क्या नाम दिया है अपन ने, मेट, मेट नहीं बोला, हाँ मेट हीमोग्लोबिन, क्या नाम दिया है, मेट हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है मेट हीमोग्लोबिन बताओ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट
कम हो जाता है। और क्या होता है? साइनोसिस, साइनोसिस। बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। अब आप सोचो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉपर टिश्यू के अंदर क्या नहीं जाएगी? ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर होता है बताओ? आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर? वेन के अंदर होता है। तो बताओ वेन का कलर कैसा है आपका? ब्लूइश। तो कैसे होगी बॉडी? ब्लू। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो गया और साइनोसिस हो गया। साइनोसिस क्या होता है? जो बॉडी का कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये किसके बारे में था? हीमोग्लोबिन और Fe+2 और Fe+3 के फॉर्म में ना। Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक। और क्या लिखोगे? और क्या बताया था? कर्व बताया था आपको, कर्व बना ले। इधर क्या लिखोगे बताओ? एक्स एक्सिस पे एज, तो ये मैंने लिख दी 20, ये लिख दी 40, 10 to 30, 40, 50, 60, 70, इतने साल खूब है। इधर क्या लिखोगे आप? आरबीसी का प्रोडक्शन, या क्या लिखा हुआ सकता है? एचएस से भी लिखा हुआ सकता है, या फिर सेलुलरिटी भी लिखा हुआ आ सकता है, ये वाला। तो बताओ सबसे पहला जो ग्राफ आएगा किसका आएगा? किसका आएगा? ये टीबिया का है। किसका है? TIBIA, ये टीबिया का है। अगला थोड़ा सा इससे ग्राफ कौन किसका आएगा? किसका आएगा? ये FEMER, फीमर का है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ग्राफ किसका आएगा बताओ? थोड़ा आगे की तरफ कौन जाएगा? रिब्स जाएगी ना। रिब्स का है RIBS। फिर थोड़ा सा आगे चलेगा तो स्टर्नम का आएगा, स्टर्नम। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो किसका आएगा? वर्टेब्री। इसका आएगा वर्टेब्री का। ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। समझ में आ गई क्या? क्योंकि आपको देखो इस चीज का पता होना चाहिए, जो टीबिया और फिबुला होते हैं ना, ये टीबिया एंड टीबिया और फीमर, ये कैसे होते हैं बताओ? ये आपकी लॉन्ग बोन्स है ना। कौन सी बोन है? ये लॉन्ग बोन्स है। कौन सी है? लॉन्ग बोन्स। सपोज करो ये लॉन्ग बोन्स है, ये क्या है? लॉन्ग बोन्स है। ये लॉन्ग बोन्स है। इसका ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कौन सा मिलेगा आपको? प्रोक्सिमल। कौन सा मिलेगा? प्रोक्सिमल। और ये वाला डिस्टल। कौन सा मिलेगा? डिस्टल। ये प्रोक्सिमल पास वाले हैं, ये डिस्टल है। जैसे कि ये हैंड अपना, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? प्रोक्सिमल। ये वाला डिस्टल। ये आगे वाला पोर्शन कौन सा होता है? ये आगे वाला पीछे वाला, मतलब ये आगे वाला हिस्सा कौन सा है मेरा? एंटीरियर पोस्टीरियर है या फिर डोर्सल वेंट्रल है? ये आगे वाला हिस्सा कौन सा है? आपका हार्ट कौन से लोकेशन पे होता है बताओ? वेंट्रल साइड में या डोर्सल साइड में? वेंट्रल आगे की तरफ है ना, तो ये आपकी वेंट्रल साइड है। पीछे की तरफ ऐसे बोलते हैं ना, डोर्सल साइड में क्या होता है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। और एक फीचर होता है कोर्डेटा का। कोर्डेटा का फीचर क्या है? कि वर्टिब्रल कॉलम होती है आपके पास में। क्या होती है? किस साइड में? डोर्सल साइड में ना। तो पीछे की तरफ डोर्सल साइड, आगे की तरफ तो वेंट्रल साइड में स्टर्नम आपका, और डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम है। मैंने बताया था ना आपको। और लेटरल साइड में क्या है? रिब्स। क्या है? रिब्स। और एंटीरियर साइड में कौन है? एंटीरियर साइड ऊपर वाली है, पोस्टीरियर साइड नीचे वाली है। तो पोस्टीरियर साइड में तो आपका डायफ्राम है, और एंटीरियर साइड में कौन मिलेगा आपको? नेक। कौन मिलती है? नेक। जब हम एक्सहेलेशन और
वो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना, वहां पर काम में आएंगे। आपको पता है कि जो रिब्स है उनके बीच में क्या मिलेगी आपको, रिब्स के बीच में क्या मिलती है, स्टर्नम इंटरकोस्टल मसल्स मिलती है। क्या मिलती है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स आपकी दो प्रकार की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो रिब्स के जो अंदर की तरफ मिलती हैं वो तो इंटरनल, और रिब्स के जो बाहर की तरफ मिलती हैं वो, रिब्स के बीच में क्या मिलती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स क्या मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो टिबिया फीमर है उसमें जो प्रोक्सिमल वाला है ना, ये प्रोक्सिमल वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो, समझ में आ गया ना, ये आरबीसी का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा करता है। क्या करता है, ज्यादा, क्योंकि बॉडी के पास में है ये, तो ये क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा करता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा कम करता है। समझ में आ गई क्या बात। जबकि जो आपकी स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्री, ये तो आपकी तीनों ही क्या है बताओ, ये एक्सियल बोन है आपकी, क्या है, एक्सियल बोन, ये एक्सियल बोन ही तो है। ये आपके आपके क्या है, आपके स्टर्नम, और ये क्या है आपके रिब्स, और पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्री। तो ये एक्सियल बोन है। तो इसका मतलब एक्सियल बोन के अंदर क्या मिलेगा आपको, आरबीसी का प्रोडक्शन लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कम, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम, एचएससी कम होने रुक जाती है। कारण मैंने बता दिया आपको, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, है ना, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। सेल तो सर्वाइव तो करेगी लेकिन डिवाइड नहीं होगी, है ना। इसलिए क्या होती है आपकी स्टेम सेल, क्या करेगी, अपनी नंबर को क्या करती है, मेंटेन करके रखेगी। समझ में आ गई क्या बात। ये आपका हीमोग्लोबिन के बारे में, और कुछ थोड़ी बताया था आपको, याद करो, देखिए कुछ रह गया हो तो। याद करो, तब तक मैं एक कुछ फैक्टर लिखवा देता हूं आपको। कुछ फैक्टर क्या लिखवाने हैं आपको, कुछ फैक्टर लिखवाने हैं। यहां पे मैं बोलूं फैक्टर अफेक्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग, फैक्टर अफेक्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, एफरेंट लिख देता हूं ना तो सही रहेगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर, और जो मैं कर्व बना रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान रखना। समझ में आ गया, ये एग्जाम में आता है। इधर बनता है आपका इधर बनता है आपका हीमोग्लोबिन, क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। और इधर बनता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब कोई आपको ऐसे पूछ ले कि बताओ 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, बताओ 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है। आपकी बॉडी से 100 ml ब्लड निकाला जाए और उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पता लगाई जाए तो कितनी निकलेगी, कितने ml आएगी, कितनी, आपने जो ऑक्सीजन ली है अंदर की तरफ इनहेल की है, क्या वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, आपके ब्लड के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, जो बताओ ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी कि नहीं होगी, वो होगी। 100% ब्लड के अंदर, सॉरी 100% नहीं, 100% यदि आपने ऑक्सीजन ली है, इनहेल की है, और वो ब्लड के अंदर चलेगी, प्लाज्मा के अंदर, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1.5% ऑक्सीजन ही डिजोल्व होती है। कितनी, 1.5। 98.5% ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, ऑक्सीजन ले लेगा, सॉरी हीमोग्लोबिन ले लेगा। कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई क्या, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा। 100% आपने क्या ली है, ऑक्सीजन, कहाँ पे जाएगी, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जाएगी, तो वहां पर 1.5% ही क्या होगी, ऑक्सीजन आपकी डिजोल्व होगी। 98.5% ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाएगी। तभी तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है ना। स्टार्टिंग में पहली बात यही लिखवाई अपन ने कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, बताओ,
ये देखो ऑक्सीजन का क्या है, कैरियर है। समझ में आ गई क्या बात। अब आपको पूछ ले कि 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, तो क्या बताओगे फिर आप, तो आप बताना कि 20 ml होती है। कितनी होती है, 20 ml कितनी होती है ऑक्सीजन आपको मिलेगी। 100 ml ब्लड के अंदर कितने ml ऑक्सीजन है, 20 ml। और देखो 20 ml है, उस 20 ml के अंदर भी 5%, क्या मैं बोल दूं, हाँ 5 ml ऑक्सीजन डोनेट की जाती है किसको, टिश्यू को। 20% में, 20 ml में भी कितनी, 5 ml किसको दी जाएगी, टिश्यू को। अब देखो टिश्यू को सिर्फ कितनी ml मिली है, 5 ml ही मिली है, ऑक्सीजन मिली है। तो अपने पढ़ा था ना कि एक्शन किस प्रकार से होला है, एल्वुलाई के अंदर और आपकी कैपिलरीज के अंदर। फिर टिश्यू लेवल पे पढ़ा था अपन ने, तो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा था, CO2 तो दे रहे थे अपन और ऑक्सीजन ले रहे थे। तो कितना ले रहे थे, 5 ml ब्लड क्या होता है, डोनेट होता है किसको, टिश्यू को। उसके बाद में आपको पूछ ले बताओ कि 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है। आपके ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, लगभग 14.5। कितना होता है, कभी 15 बोल देते हैं, कभी 14 बोल देते हैं ना, 14 बोल देते हैं, एक ही बात है ना। एवरेज कितना होगा, 14.5। ये वाली बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब वापस चलते हैं ग्राफ कर्व पे। कर्व पे आते हैं। इधर क्या आएगा बताओ, हीमोग्लोबिन आएगा। ठीक है, ये अपन कर्व बनाएंगे। इससे पहले, कर्व बनाने से पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, मायोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में, मायोग्लोबिन। ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 बातें बताऊंगा। क्या होती है ये, क्या करती है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या करती है, स्टोर। मसल्स के अंदर होगी ये आपके, कहाँ पे मिलेगी आपको, मसल्स के अंदर। और मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का स्टोर करेगी। और क्या होती है बताओ, ये मोनोमेरिक होती है। कैसी होती है, मोनोमेरिक, मतलब सिंगल सब यूनिट की बनी होती है। किसकी होती है, सिंगल सब यूनिट की मिलकर बनी होती है। इसका कर्व आप देखोगे तो इसका कर्व कैसा आएगा बताओ, इसका ऐसे कर्व आता है। समझ में आ गई क्या। तो इधर तो क्या लिखोगे आप, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रही है, तो ये तो है बताओ एसोसिएशन। और जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अलग हो जाती है तो ये क्या है, ये डिसोसिएशन है। क्या है ये, डिसोसिएशन। इसका मतलब रिवर्सिबल बाइंडिंग है। ऐसे अपन हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड, ये क्या है बताओ, एसोसिएशन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अलग है तो ये क्या है, डिसोसिएशन। अभी अपने टेंस स्टेट और आर स्टेट और टी स्टेट बताया था ना आपको मैंने, वो नहीं लिखा है मैंने अभी तक ना, तो ये वो याद दिला देना भाई। ये मायोग्लोबिन का इस प्रकार से करो, मतलब इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे करो क्या बोलते हैं। यहाँ पर इसकी क्या आएगी, P50 की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका है, ये ऑक्सीजन का है। इधर भी क्या मिलेगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। ये 50% सैचुरेशन हो गया यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इधर क्या है आपका, मायोग्लोबिन है। इधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इधर क्या है आपका, हीमोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन का तो ऐसा कर्व मिलता है, हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक। सुना है ना नाम, हाइपरबोलिक कर्व। मायोग्लोबिन का कैसा मिलता है बताओ, मायोग्लोबिन का कल ऐसे मिलता है आपको, बना के दिखाते हैं। मायोग्लोबिन का कैसे मिलेगा आपको, ऐसे एस शेप्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, एस शेप्ड। थोड़ा सही बना देते हैं, और सही बनाए भी। ये क्या है बताओ, एस शेप्ड है। एस शेप्ड का मतलब ये कौन सा कर्व है बताओ, सिग्मोइडल। कौन सा कर्व है ये, सिग्मोइडल कर्व है। सिग्मोइडल की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, एस शेप्ड। ये यहां से लिया गया है कर्व। किसका है ये, हीमोग्लोबिन का। किसका है, हीमोग्लोबिन का। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। एस शेप्ड कर्व किसका है, हीमोग्लोबिन का है। और ये वाला कर्व किसका है, मायोग्लोबिन का।
अब आपसे कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन कभी दोनों मिक्स भी आ जाते हैं ना, तो मिक्स आएंगे तो कैसा आएगा बताओ कर्व? ये वाला कर्व तो किसका आएगा? ये तो किसका आएगा? ये तो मायोग्लोबिन का है। किसका है? मायोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का इस प्रकार से यह एक्सेप्ट कर्व, ये किसका है? हीमोग्लोबिन का। समझ आ गया क्या? तो ऐसे पहचानना आपका मायोग्लोबिन का और हीमोग्लोबिन का। समझ आ गया? कभी कभी दोनों कर्व ऐसे जाते हैं। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए कैसे कैसे कर्व हैं। अब हम बात किसकी करेंगे? हीमोग्लोबिन वाले की। किसकी बात करेंगे? हीमोग्लोबिन वाले की। ये कर्व दिख गया? कैसा है बताओ कर्व? एस शेप्ड का है। कैसा है? एस शेप्ड का। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व, सॉरी ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। इनकी एफिनिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं? तो देखो, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व, इसका पार्शियल प्रेशर बनाओ पहले तो लगभग पार्शियल प्रेशर यहां पे आएगा इसका, ये तो आएगा। इसका क्या है? पार्शियल प्रेशर है। P50 वैल्यू यहाँ पे आएगी। मतलब 50% क्या हो गया है आपका? ऑक्सीजन क्या हो गया है? सैचुरेटेड। हीमोग्लोबिन क्या हो गया है? सैचुरेटेड। 50% का मतलब क्या है कि एक हीमोग्लोबिन दो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर गया है? बाइंड। तभी तो 50% होगा ना। अरे हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा तो 25% सैचुरेशन हो गया। चार के साथ में बाइंड करता है ना, एक के साथ में बाइंड करेगा तो 25 सैचुरेशन, दो के साथ में बाइंड करेगा तो 50% सैचुरेशन, तीन के साथ में बाइंड करेगा तो 75% सैचुरेशन, और चारों के साथ में बाइंड कर गया तो 100% सैचुरेशन। समझ में आ गई क्या बात? तो ये P50 है। यहाँ पे लगभग 25 आपके क्या होंगे? सैचुरेशन मिलेगा यहाँ पर, 50 सैचुरेशन यहाँ पर, 75 यहाँ पर, 100। बोलो समझ में आ गई क्या? तो ये P50 क्या है? ये सैचुरेशन है। सैचुरेशन समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। अब इसमें दो आपको कर्व देखने को मिलते हैं। कितने कर्व देखने को मिलते हैं? दो। अब जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान रखना। बताओ, ये वाला जो कर्व है, थोड़ा सही बना, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व, इस कर्व से किस साइड में आया है? राइट साइड में आया है, लेफ्ट साइड में आया है? ये राइट साइड में है ना। तो ये क्या है बताओ? ये क्या है? राइट साइड कर्व है। क्या है? राइट साइड कर्व है। और ये वाला कौन सा है बताओ? ये लेफ्ट साइड कर्व है। ये क्या है? लेफ्ट साइड कर्व है। ये तो मेन कर्व है आपका। ये आपका लेफ्ट साइड कर्व है, ये आपका राइट साइड कर्व है। बताओ एफिनिटी किस साइड में ज्यादा होनी चाहिए? लेफ्ट साइड के अंदर या राइट साइड के अंदर? लेफ्ट साइड के अंदर एफिनिटी ज्यादा होगी। इधर की तरफ क्या होती है? एफिनिटी ज्यादा होती है। यदि आपको कर्व इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, देखो हीमोग्लोबिन, इसमें देखो मायोग्लोबिन के अंदर, ये किसका है? ये किसका है? तो बताओ, कम पार्शियल प्रेशर पर, लोअर पार्शियल प्रेशर पर आपको ज्यादा मतलब ज्यादा एफिनिटी किसकी दिखाई देगी? मायोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है? कब? लो पार्शियल प्रेशर पर। समझ में आ गई क्या बात आपको? मतलब इधर की तरफ कर्व जैसे मिलेगा आपको, वो ज्यादा क्या मिलेगा आपको? एफिनिटी वाला मिलेगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। इधर एफिनिटी क्या है? ज्यादा। इधर एफिनिटी क्या मिलेगी आपको? तो राइट साइड के अंदर क्या मिलेगी? एफिनिटी कम मिलेगी। इसका मतलब अनलोडिंग ज्यादा मिलेगी। इधर की तरफ आपको राइट साइड में क्या मिलेगा? एफिनिटी कम है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कम हो रही है, इसका मतलब अनलोडिंग ज्यादा हो रही है, तभी तो बाइंड कम हो पा रही है। अनलोडिंग क्या है? इधर ज्यादा है। इधर देखोगे तो आप हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की लोडिंग ज्यादा है।
समझ में आ गई क्या? तो इधर लोडिंग ज्यादा है, इधर अनलोडिंग ज्यादा है। इधर बताओ एफिनिटी क्या मिलेगी आपको? एफिनिटी क्या है इधर? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। और इधर एफिनिटी कम है। क्या है? एफिनिटी कम। एफिनिटी कम का मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो क्या है? राइट साइड के अंदर कम हो जाती है और लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो जाती है? ज्यादा। अब मैं यहाँ पर फैक्टर लिख रहा हूँ, तो फैक्टर लिख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फैक्टर क्या करता है? एफिनिटी को कम कर देता है, और ये वाला फैक्टर एफिनिटी को बढ़ा देता है। समझ में आ गई क्या? और वो फैक्टर आते हैं एग्जाम के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? ये वाला कर्व आपको याद रखना है। पहले अपन बात करते हैं किसकी? पहले अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। किसकी? किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेम्परेचर की। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ये पॉइंट याद रखना, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस कर्व का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझ में आ गई क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो क्या होगा बताओ? एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। तो आपका जो कर्व है किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी कम हो जाती है और आपका जो कर्व है वो राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? टेम्परेचर कम होना चाहिए। फिर इधर पहली बात समझ में आ गई क्या आपको? दूसरी बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आप बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगी बताओ? यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है, तो ऑक्सीजन कम बाइंड होगा। तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन कम बाइंड होगा तो एफिनिटी कम हो जाएगी ना हीमोग्लोबिन के लिए। क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने पर बताओ कर्व किस साइड में होता है शिफ्ट? राइट साइड में होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इधर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीसरा, यदि आपने पीएच क्या कर दी है? कम कर दी है, तो इस पीएच वाले को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ना, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। पीएच क्या होती है? कम। पीएच कम होने का मतलब क्या है? H+ का बढ़ना। एसिडिक एनवायरमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो पीएच कम होती है, या फिर मैं बोल दूं H+ क्या होते हैं? जब बढ़ते हैं। तो आपका जो कर्व है वो किस साइड में शिफ्ट होने वाला है? राइट साइड के अंदर। समझ में आ गया? इधर क्या मिलेगा बताओ आपको? पीएच ज्यादा या फिर H+ कमी तो मिलेगा। तीन फैक्टर समझ में आ गए आपको? चौथा फैक्टर 2,3-BPG। 2,3-BPG, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये चलता है। समझ में आ गया? आरबीसी का ये एक्सक्लूसिव पाथवे होता है। रापापोर्ट ल्यूबेरिंग पाथवे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रापापोर्ट ल्यूबेरिंग पाथवे। उससे क्या करते हैं अपन? 1,3-BPG से क्या बना लेते हैं? 2,3-BPG बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2,3-BPG बना लेते हैं ना। समझ में आ गई क्या बात? तो 1,3-BPG से क्या बना लेते हैं वहां पर? 2,3-BPG बना लेते हैं। तो 2,3-BPG यदि बढ़ी, बिसफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ा, तो आपका कर्व किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे आप, ऊपर की तरफ जाओगे ना, माउंटेन्स के ऊपर, तो भी क्या होगा? आपका कर्व किस साइड में होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा। इधर 2,3-BPG क्या होनी चाहिए बताओ? 2,3-BPG कम होनी चाहिए। कौन सा फैक्टर आपको स्पेशल याद रखना है? पीएच वाला। या तो पीएच को याद रख लो, या फिर इधर सब बढ़ने वाले फैक्टर है ना, तो या किसको याद रख लो? H+ को। समझ में ना? लेकिन H+ देता नहीं है एग्जामिनर के, क्या देता है? पीएच देता है। समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि एक फैक्टर है, क्या है करता है? एफिनिटी को कम कर देता है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। अब एक चीज देखो,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आपने हीमोग्लोबिन में जो सब यूनिट होती है ना, एडल्ट वाली और आपकी एम्ब्रियो वाली या फीटस वाली, तो अपन चलते हैं इधर, पीछे चलते हैं वापस से, यही तो है। एडल्ट के पास में अल्फा 2 बीटा 2 ज्यादातर यही मिलेगी आपको, और फीटस के अंदर अल्फा 2 गामा 2। बात समझ आ गई क्या? अब इन दोनों में ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है हीमोग्लोबिन के साथ में? गामा। क्यों? तो 2,3-BP जो था ना, वो बीटा ग्लोबिन के साथ में बाइंड करता है, किस साथ में? बीटा ग्लोबिन के साथ में बाइंड करता है। इसमें तो बीटा है ही नहीं, इसमें बीटा नहीं है, तो इसकी हमेशा एफिनिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहती है। तो बताओ इसका करो कैसा आएगा? लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना। फिर टेस्ट का करो लेफ्ट साइड में, तो एच बी एफ का करो तो किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में। और एच बी ए वाला करो राइट साइड में शिफ्ट होगा। दोनों बात समझ में आ गई क्या आपको? दोनों बातें कंफर्म हो गई। अब एक टेंस स्टेट वो वाला बताना था ना मेरे को आपको, टी स्टेट और आर स्टेट, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बताओ कितनी फॉर्म? 2 फॉर्म, एक तो रिलैक्स स्टेट और एक टेंस स्टेट। है इसको क्या बोलते हैं? कभी कभी टाउट स्टेट बोल देते हैं ना। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है बताओ? एफिनिटी क्या होती है? हायर एफिनिटी। क्या है ये? यहाँ पे एफिनिटी क्या मिलेगी आपको? हायर एफिनिटी। आर का मतलब ही क्या है? रिलैक्स स्टेट है ना। और टी का मतलब क्या है? टेंस स्टेट। इसमें क्या मिलेगा आपको? लोअर एफिनिटी देखने को मिलती है। अब हायर लोअर आप समझ गए ना एफिनिटी क्या, किसकी बात चल रही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बात चल रही है। तो मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी कि जो हीमोग्लोबिन है किसके साथ में बाइंड करता है बताओ? 4 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बनाता है क्या बनाता? ये वाली प्रोसेस कौन सी होती है बताओ आपकी? रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ये लिखवा दिया था कि मैंने? ये नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया ना इसमें? हाँ CO का लिखवाया था। देखो एच हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या कर सकती है? बाइंड। और ये वाली प्रोसेस कैसी होती है बताओ? रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सपोज करो ऐसा बना देता हूं मैं कि ये आपके पास में ये टेंस स्टेट है। क्या है ये? टेंस स्टेट। क्या है ये? टेंस स्टेट है। तो रिलैक्स होगा तो यहां पर आकर बाइंड करेगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आकर बाइंड करेगा, तो ये वाली फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी। फिर दूसरी ऑक्सीजन आकर बाइंड करेगी तो ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरी ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो 3 गोले बन जाएंगे ऐसे। और फिर लास्ट में चौथी ऑक्सीजन आकर बाइंड करके, मतलब 100% क्या हो गया है? सैचुरेशन हो गया। क्या हो गया है? 100% क्या हो गया? सैचुरेशन। बात आपको समझ में आ गई क्या? ये टी स्टेट और आर स्टेट की कहानी है। अब आपने नाम सुना होगा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, नाम सुना है क्या? यदि म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? म्यूटेशन। म्यूटेशन किस में हो जाए?
ग्लोबिन चेन के अंदर। ग्लोबिन चेन जानते हो ना आप? ग्लोबिन चेन मतलब किसकी बात कर रहा है ये? प्रोटीन वाले पार्ट की बात कर रहा है। अब प्रोटीन है, इसका मतलब किससे मिलकर बना हुआ है ये? अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। यदि म्यूटेशन किसके अंदर हो जाए? ग्लोबिन चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये भी क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? अफेक्ट। किसको अफेक्ट करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। ये भी क्या कर सकता है बताओ? अफेक्ट कर सकता है। किसको? एफिनिटी को। किसको? एफिनिटी को। म्यूटेशन का मतलब है पॉइंट म्यूटेशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पॉइंट म्यूटेशन की बात चल रही है। आपने सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन का नाम सुना है क्या आपने? सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, सुना है क्या? इसमें क्या होगा? यदि अल्फा चेन के अंदर क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? अल्फा। अल्फा चेन वाली, अल्फा चेन में भी कौन सी वाली? ग्लोबिन चेन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्लोबिन चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं? और बीटा चेन में हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया। और इसी का एग्जांपल कौन आता है आपका? सिकल सेल एनीमिया। कौन आता है? सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बताओ? इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? क्या होगा बताओ? कैसे होता है ये? सिकल सेल क्यों जाती है? कैसे? इसमें जो 6 नंबर का कोडोन होता है, 6 नंबर का जो कोडोन है उसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन। देखो जो ग्लोबिन चेन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, हीम पोर्शन की बात नहीं कर रहा मैं। ये बात सब किसकी चल रही है अभी? ग्लोबिन चेन में। तो ग्लोबिन चेन में, ग्लोबिन चेन है किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन के 6 नंबर कोडोन के अंदर क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। तो 6 नंबर का कोडोन क्या था? जो आपका ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड था। कौन था? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का कोडोन क्या होता है बताओ? ग्लूटामिक एसिड का काम वो क्या होता है? कोडोन कौन सा होता है? जी जी, जी जी थोड़ी होता है। जी ए जी। क्या आता है? जी ए जी। ये कैसा अमीनो एसिड बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल? नेगेटिव चार्ज वाला। कैसा है ये नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है। बात समझ में आ गई? ग्लूटामिक एसिड है, कोडोन का क्या नाम है कोड करने वाले का? जीएजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ोगे आप अच्छी तरीके से इसको, है ना। वहां पे कोडोन की स्ट्रक्चर बनाया, आप कोडोन के सामने बना के दिखाएंगे ना। तो ग्लूटामिक एसिड को कोड करने के लिए कौन सा कोडोन? जीएजी। और कोडोन हमेशा 3 के फॉर्म में होते हैं, आपको पता है, त्रिक होते हैं ना। और कैसा होता है ये? नेगेटिव चार्ज होता है। इस ग्लूटामिक एसिड के अंदर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है। कैसा होता है? कौन सा म्यूटेशन हुआ? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। और इसने क्या बना लिया बताओ? वेलिन बना लिया। क्या बना लिया? वेलिन। वेलिन को कोड करने के लिए GUG। और ये कैसा होता है? इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, वेलिन पे कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या हुआ देखो, अपन ने क्या पढ़ा है? म्यूटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, प्रतिस्थापित होगा। तो देखो यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, लेकिन क्या हुआ? इस एक की जगह क्या आ गया है? क्या आ गया है? ये यू आ गया। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। और अब इस ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो गया है? वेलिन। जब वेलिन आ जाता है तो ग्लोबिन चेन के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। क्या आएगा? ग्लोबिन चेन के अंदर क्या आएगा?
कन्फर्मेशनल चेंज। और आपकी आरबीसी कैसी हो जाएगी बताओ? सिकल सेप्ट किया ना, इसी को क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। और बात समझ में आ गई क्या? सिकल सेल समझ में आ गया? अब ये क्या होता है? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है? ये क्या होता है? देखो, एक होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है? यदि प्यूरिन की जगह कौन आ जाए? प्यूरिन आए। और पायरिमिडिन की जगह कौन आ जाए? पायरिमिडिन आ जाए। प्यूरिन की जगह कौन आ जाए? प्यूरिन। पायरिमिडिन की जगह कौन आ जाए? पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन है? ए जी। ए जी। इधर सी टी यू, आयरन में यूरी चला जाएगा ना। ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब इधर एक तरफ प्यूरिन हो, इधर एक तरफ भी क्या हो? प्यूरिन। तब तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन। एक तरफ पायरिमिडिन हो, दूसरी तरफ भी क्या हो? पायरिमिडिन हो, तो क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? ट्रांसवर्सन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? प्यूरिन की जगह क्या आ जाए? पायरिमिडिन आ जाए, या फिर पायरिमिडिन की जगह क्या आ जाए? प्यूरिन आ जाए। बताओ प्यूरिन कौन है? ए जी। पायरिमिडिन कौन है? सी टी यू। ये कौन है? सी टी यू। और ये क्या है? ए जी। अब पीछे चलते हैं वापस से। ए की जगह कौन आया है? यू। ए किस में आता है? प्यूरिन में आता है ना। जी सॉरी, कौन आता है प्यूरिन के अंदर? ए और जी। कौन आता है? ए और जी। तो ए किसका है बताओ पार्ट? प्यूरिन का। यू है ये, जी नहीं है ना। यदि ए की जगह जी आ जाता तब तो ट्रांजिशन हो जाता, लेकिन ए की जगह कौन आ गया? अब सी टी यू में तीनों में से कोई भी आ जाएगा। तो इधर तो है प्यूरिन, इधर कौन है? पायरिमिडिन। तो प्यूरिन जगह पायरिमिडिन आ गया, तो इसको क्या बोल दिया? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन नाम दे दिया है। बोलो समझ में आ गई क्या? इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ी ना लिखोगे, इसको मिटा दूं? इसको जेनेटिक्स में पढ़ा देंगे अच्छे से। चलो ठीक है, लिख लेना फिर। चलो करो स्टार्ट। कुछ बच गया हो तो बताओ मेरे को, उसको भी कर देते हैं फिर क्लियर। आपको कोई ऐसे पूछ ले कि बताओ अभी ये सिंगल सेल हो गए, ये सिंगल सेल हो गए ना आरबीसी आपकी, तो फिर इनका लाइफ लाइफ टाइम क्या रहेगा? लाइफ स्पेन क्या रहेगा? हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। वैसे नॉर्मल आरबीसी कितना होता है? 120 डेज होता है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 16 डेज हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात?